यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर की है। चंदनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली करीब 150 साल पुरानी थी और गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीच बनी थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में रानी चंद्रावती की आत्मा भटकती है, जो 19वीं सदी में यहां रहती थी। रानी चंद्रावती एक खूबसूरत और दयालु रानी थी, लेकिन उसके पति राजा प्रताप सिंह बहुत क्रूर थे। एक रात राजा ने रानी पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया और उसे हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया। तब से रानी की आत्मा वहां भटकती है और अपने हत्यारे की तलाश में हर उस व्यक्ति को परेशान करती है जो हवेली में कदम रखता है। गांव में यह भी कहा जाता था कि रानी की आत्मा हर अमावस की रात को हवेली के तहखाने से बाहर आती है। उसकी आत्मा एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी होती है और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हैं। गांव वालों ने कई बार रात में हवेली से चीखें और रोने की आवाजें सुनी थीं। इस वजह से कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चंदनपुर में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, सचिन, अमन और प्रिया। चारों कॉलेज स्टूडेंट थे और छुट्टियों में अपने गांव आए थे। राहुल हमेशा एडवेंचर का शौकीन था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन चारों दोस्त गांव के एक चाय स्टॉल पर बैठे थे। तभी वहां कुछ बुजुर्ग लोग काली हवेली की बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अमावस की रात को हवेली में रानी चंद्रावती की आत्मा दिखती है। उसने कई लोगों को डराया है। जो भी वहां जाता है वो वापस पागल हो जाता है। अरे चाचा, ये सब बकवास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर इतनी हिम्मत है तो चल अमावस की रात को हवेली में, देखते हैं कितना डरते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है, हम 4 लोग हैं, कुछ नहीं होगा। आखिरकार चारों ने फैसला किया कि वे अमावस की रात को हवेली में जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और चारों तरफ अंधेरा पसरा था। चारों दोस्त टॉर्च, पानी की बोतलें, कुछ स्नैक्स और एक कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता कच्चा और पथरीला था। पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी आवाजें कर रही थीं। प्रिया बार बार कह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन वह इतना पुराना था कि एक धक्के से ही खुल गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर काई जमी थी और छत से मकड़ियाओं के जाले लटक रहे थे। हवा में सड़ांत की गंध थी। चलो पहले ऊपर चलते हैं, वहां कोई रूम ढूंढते हैं जहां हम रात बिता सकें। चारों ऊपरी मंजिल पर गए। वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुराना पलंग, टूटी हुई अलमारी और एक बड़ा दर्पण था। दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी थी। चारों ने अपने बैग्स नीचे रखे और स्नैक्स निकालकर खाने लगे। रात के करीब 11 बजे थे। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। सचिन ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? राहुल ने कहा, रुको, मैं देखकर आता हूं। वह नीचे गया। मुख्य हॉल में कुछ नहीं था, लेकिन तहखाने की सीढ़ियों की तरफ से उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। उसने सीढ़ियों की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं है, शायद हवा की वजह से कोई चीज हिल रही होगी। प्रिया ने कहा, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। तभी अचानक कमरे का दर्पण हिलने लगा। चारों हैरान हो गए, लेकिन जैसे ही अमन ने हिम्मत करके दर्पण के पास जाकर उसे छुआ, उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। रात के 12 बज चुके थे। चारों डर के मारे एक दूसरे के पास बैठ गए। तभी उन्हें तहखाने से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सचिन ने कहा, यह वही रानी चंद्रावती की आत्मा है, हमें यहां से भागना चाहिए। राहुल बोला, नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं। वह टॉर्च लेकर तहखाने की तरफ चल पड़ा। बाकी तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट डरावनी लग रही थी। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीच में एक पुराना ताबूत था। ताबूत के आसपास कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने काले जादू की रस्में की हों। राहुल ने ताबूत को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसने लंबी सफेद साड़ी पहनी थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे।
उसका चेहरा पीला था और आंखें पूरी तरह काली थीं। वह रानी चंद्रावती की आत्मा थी। तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। राहुल डर के मारे चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर कमरे में बाकी तीनों राहुल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह 15 मिनट तक नहीं लौटा तो अमन ने कहा, हमें उसे ढूंढने जाना होगा। प्रिया बोली, नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, वहां कुछ ठीक नहीं है। सचिन ने कहा, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर अमन और सचिन टॉर्च लेकर तहखाने की तरफ गए। प्रिया अकेली कमरे में रह गई। प्रिया डर के मारे कांप रही थी। तभी उसे कमरे में ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई के पीछे एक और आकृति थी। वह रानी चंद्रावती थी। प्रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। रानी की आत्मा धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगी। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई। तहखाने में अमन और सचिन ने राहुल को ताबूत के पास बेहोश पड़ा देखा। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। पलटकर देखा तो रानी चंद्रावती की आत्मा वहां खड़ी थी। तुम सबने मेरी नींद में खलल डाला, अब तुम सब मेरे साथ यहीं रहोगे। अमन और सचिन डर के मारे चीखे और राहुल को उठाकर भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद था। रानी की आत्मा हंस रही थी और उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अमन ने सारी हिम्मत जुटाकर एक पुराने लोहे के रॉड से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद दरवाजा टूट गया और तीनों बाहर भागे। तीनों ऊपर कमरे में पहुंचे तो देखा कि प्रिया बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। चारों ने अपने बैग्स उठाए और हवेली से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रानी की आत्मा फिर से उनके सामने प्रकट हो। तुम मुझसे नहीं भाग सकते, हमें माफ कर दो, हमने गलती की, हम दोबारा यहां नहीं आएंगे। लेकिन रानी की आत्मा गायब नहीं हुई। तभी अमन को एक पुरानी किताब दिखी जो हवेली के हॉल में एक टेबल पर रखी थी। उसने किताब खोली तो उसमें एक मंत्र लिखा था जो आत्माओं को शांत करने के लिए था। अमन ने वह मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। रानी की आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे वह गायब हो गई। मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त हवेली से बाहर भागे और बिना रुके गांव की तरफ दौड़े। सुबह होने तक वे गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उनकी हालत देखी तो सब हैरान हो गए। चारों ने सारी बात बताई। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा बच गए। रानी चंद्रावती की आत्मा बहुत खतरनाक है। कुछ दिन बाद राहुल ने उस किताब को फिर से देखने की कोशिश की जो उसने हवेली में देखी थी, लेकिन जब वह गांव वालों के साथ हवेली में गया तो किताब गायब थी। हवेली में अब भी सन्नाटा पसरा था और तहखाने से हल्की हल्की रोने की आवाजें आ रही थीं। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया ताकि रानी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रात को हवेली के आसपास एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। वह अपनी हंसी से राहगीरों को डराती है और उन्हें हवेली की तरफ बुलाती है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी सच है या यह सिर्फ एक वहम है? अपनी राय कमेंट में बताइए और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें जरूर बताएं।